नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं और सभी जो इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि पूर्व में हमने आपको सूचित किया था, आज हम हिंदी केंद्रित कक्षा 11 को आपको पढ़ाएंगे और कोर हिंदी के स्टूडेंट्स, हिंदी कोर के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कक्षा 11 में जो छात्र हिंदी विषय को लेना चाहते हैं, हिंदी कोर के रूप में, जिसे हम सामान्य हिंदी के रूप में भी जानते हैं, उन छात्रों के लिए यह कक्षा है। हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ नमक का दारोगा है। यह कहानी है और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो आज इसी कहानी को लेकर हम आप लोगों से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रेमचंद की कलम से निकली हुई कहानियां समाज के ऊपर छा जाती हैं। तो सभी से अनुरोध है कि आप जल्दी जल्दी इस वीडियो से अपने आप को कनेक्ट करें ताकि हम आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी कोर का पाठ नमक का दारोगा लेकर प्रस्तुत हों। मैं अनुरोध करूंगा, ऑलरेडी हम लोग जो है आपसे डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आपको बता चुके हैं कि आज नमक का दारोगा जो है वो कहानी 3 से 4 के बीच में पढ़ाई जाएगी। तो आप सभी जो विद्यार्थी हैं वो आप हमारी इस कहानी के साथ, हमारे इस चैप्टर के साथ, हमारे इस पाठ के साथ में जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि आपका और हमारा जो है संवाद हो सके। और साथ ही सूचना है कि कहानी को पढ़ाते हुए जो भी जिज्ञासाएं, जो शंकाएं आपके मस्तिष्क में आती हैं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें ताकि हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अपने इस लाइव वीडियो के अंदर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो यहाँ अपीयर होंगे और पढ़ाते हुए बीच बीच में जैसे मैं आपके कमेंट्स की ओर देखूंगा तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब जो है दूंगा। तो प्लीज जल्दी से लाइव आइए और हमारे इस वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिए। कुछ साथी हमारे आ चुके हैं, उनके कमेंट्स हैं। पुष्पा शाह, हेलो सर, हेलो। पुष्पा शाह का ही दूसरा कमेंट भाग यहाँ। प्लीज इस तरह के कमेंट जो है यहाँ न करें। लॉकडाउन के इस पीरियड में हम लोग जो है ऑनलाइन कक्षाएं लेकर के बच्चों के लिए प्रस्तुत हैं। तो कमेंट करते समय ध्यान रखें कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। हरिचरण मीना जी, भावना मीना फ्रॉम केवी शालीमार बाग, स्वागत है आपका भी। रीना शर्मा हमारे साथ कनेक्ट कर चुकी हैं और तनिष्का केवीएसबी से बहुत बहुत स्वागत है। मंजू बैरवा जो है, तनुश्री केवी शालीमार बाग फर्स्ट शिफ्ट 11th क्लास से जो है वो भी हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं। और जया हिंदी शालीमार बाग के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं। मैं आप सभी का जो है इस कक्षा के अंदर स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि आज हम आपके समक्ष जो है लेकर अपीयर होंगे। साथियों, इस बीच अगर इंटरप्ट होता है वीडियो किसी वजह से, अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती है या कोई कंटेंट आपको जो है ठीक से दिखाई या समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जो है बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कनेक्टिविटी ठीक पहुंचे, मेरी आवाज जो है वो आपको सुनाई दे रही है तो उसका फीडबैक भी जो है आप कमेंट से दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, महसूस हो, तो आप जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आकर के जो है दीजिएगा। इसी बीच हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जो है
शालीमार बाग से जुड़ चुके हैं, काजल कुमारी फ्रॉम केवी शालीमार बाग हमसे जुड़ चुके हैं। तो बहुत सारे छात्र जो हैं वो धीरे धीरे करके जो है हमसे जुड़ रहे हैं। तो आप सभी को मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। आप इसको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर ओके करके दे सकते हैं। उदिता जो है केवी शालीमार बाग से, वो भी जो है हमारे साथ में जुड़ चुकी है। पूनम उपाध्याय जी भी जो है वॉच कर रही हैं। तो सभी से मेरा एक बार अनुरोध रहेगा। अभिषेक कुमार जो है केवीएस दिल्ली चैनल से जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अति शीघ्र जो है आप इस कहानी के साथ जुड़िए ताकि हम इस कहानी को जो है आज प्रारंभ कर सकें। इससे पूर्व में हिंदी इलेक्टिव पढ़ाते हुए हमने आपको प्रेमचंद जी का परिचय दिया था। वहां पर हम प्रेमचंद जी की पहली कहानी ईदगाह हमने इससे पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ाई है। आज हम आपको हिंदी कोर के अंदर जो है नमक का दारोगा कहानी पढ़ाएंगे। अनुवंश जो है हमसे जुड़ चुके हैं केवीएस विज्ञान विहार से। हरिचरण, वीडियो इज नॉट क्लियर, थोड़ी सी कनेक्टिंग प्रॉब्लम जो है। और निखिल कह रहे हैं कि सर हेडिंग में नहीं दिख रही है। बिल्कुल हमने हेडिंग डाली है निखिल, देखिए आप जब स्क्रॉल करेंगे इसको तो जो है वो आपको दिखाई देगी। हमने बकायदा उसके अंदर मेंशन किया है कि यह हिंदी आधार की क्लास है और कक्षा 11 की क्लास है। तो थोड़ा सा अगर जो नहीं आती तो मैं एक बार वापस जो है इसको देख लेता हूँ। और जहाँ तक है मुझे दिखाई दे रहा है कि हम लोग लिखा हुआ है। हो सकता है आप एक बार पुनः एक बार स्क्रॉल करके देखिए। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है कि आपको जो है सामने कहानी नमक का दारोगा दिखाई दे रही है? इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बातचीत करें क्योंकि बेहद ज़रूरी है कि जो हम यहाँ से कह रहे हैं वो वहाँ पर आपको एज इट इज सुनाई दे, दिखाई दे, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी जो है कनेक्ट कीजिए ताकि हम जो है आगे अपनी कहानी को जो है बढ़ा सके। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हिंदी आधार, केंद्रिक या कोर जिसे हम कहते हैं, इस विषय की कक्षा हमारी यहाँ पर चल रही है और आज हम आपके समक्ष पहला पाठ लेकर प्रस्तुत हैं, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी है कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। और ऐसा नहीं है कि आप मुंशी प्रेमचंद को पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ चुके हैं। नादान दोस्त कहानी आपने ध्यान हो तो पढ़ी होगी, 6 या 7th क्लास के अंदर ये कहानी है। इसके बाद 9th क्लास में आकर के आपने प्रेमचंद की ही एक और कहानी पढ़ी। कौन सी कहानी पढ़ी? अगर मस्तिष्क में आ रही है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि 9th क्लास में आपने मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी पढ़ी। पहला ही चैप्टर था वो भी। यह कहानी थी दो बैलों की कथा। आपने यह कहानी जो है 9th क्लास के अंदर पढ़ी है और 11th क्लास के अंदर हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों ही पुस्तकों के अंदर प्रेमचंद की कहानियां संकलित हैं। तो ये एनसीईआरटी गुड, मंजू बैरवा ने एक अच्छा उत्तर दिया और अनुवंश कौशिक ने भी बताया दो बैलों की कथा, बैलों की कथा। गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है कि आप जो है प्रेमचंद से कनेक्ट हैं। यही केन काजोल जुड़ चुके हैं, सेकंड शिफ्ट केवीएसबी। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रेमचंद हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कथाकार है। जब मैं अपने विद्यालय के दिनों में था तो वहां जब भी हम कभी लाइब्रेरी में जाते थे तो हमें प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों की किताबें जो हैं दिखाई देती थी। उस समय एक एक कहानी, दो दो कहानियों को लेकर के बहुत पतली पतली जो कहानियों की किताबें आती थी, तो हमने उस समय भी पढ़ा। उसके बाद जब हम यात्राएं करने लगे अपने कार्य से तो मैंने देखा कि रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है प्रेमचंद का साहित्य अवेलेबल होता था।
आप अपनी लाइब्रेरी में जाकर के देखिए, प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार है जिसकी पहुंच न केवल लाइब्रेरियों में, रेलवे स्टेशन के स्टॉल्स में, पुस्तक भंडार पे, अभी तो आप देखेंगे तो आपके घर के अंदर भी जो है आपको कोई ना कोई उपन्यास, कोई कहानी संग्रह प्रेमचंद का मिल जाएगा। तो यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रेमचंद हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कहानीकार रहे। मीनाक्षी शर्मा भी बता रही हैं 2 बैलों की कथा। हाँ बिल्कुल, आपने 2 बैलों की कथा 2 बैलों की कथा जो है आपने पढ़ी है कक्षा 9 में। तो इससे पहले रघुनाथ पूछ रहे हैं कि सर पढ़ाना कब शुरू करेंगे। मैं ऑलरेडी पढ़ाना शुरू कर चुका हूं। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, और पढ़ाने कहानी पर आने से पहले यह जरूरी है कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे, क्यों कहानियां लिखते थे, क्या उन्होंने लिखा, किस विचारधारा के थे, ताकि हम उनकी कहानियों को अच्छी तरह से समझ सकें। यह परिवेश भी हम बताएंगे कि किस परिवेश में मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियां लिखी। आप ये देखिए, मैं आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूं, मानसरोवर। आपको उल्टा दिखाई दे रही होगी क्योंकि फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूं मैं। तो ये पुस्तक है मानसरोवर। इन मानसरोवर के जो 8 भाग हैं, इन 8 भागों के अंदर प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। और ये 300 जो कहानियां हैं वो अलग अलग मिजाज की कहानियां हैं। इसके अलावा गुप्तधन 2 संग्रह जो है उनके और आए। इतनी कहानियां प्रेमचंद ने अपने जीवन में लिखी। तो क्या मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी से लिखना शुरू किया? क्या उनका नाम प्रेमचंद ही था? तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद नहीं था। कोई छात्र उनका नाम बताएगा कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 बैलों की कथा पढ़ी और वहां पर नाम दिया हुआ है कि उनका नाम क्या था। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि मुंशी प्रेमचंद का जो है मूल नाम क्या था। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। जल्दी से आप बताइए कि उनका मूल नाम क्या था। तो प्रेमचंद जो है उनका मूल नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धनपत राय जो हैं वो पहले हिंदी में नहीं लिखते थे। धनपत राय पहले उर्दू भाषा के अंदर लिखते थे और 1909 के आसपास जो है उनका कहानी संग्रह आया उर्दू के अंदर, जिसका नाम था सोजे वतन। जिसका नाम था सोजे वतन। और यह उन्होंने धनपत राय के नाम से नहीं, यह उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा। नवाब राय के नाम से लिखने के जो कारण थे उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा उनके पिछले जीवन में। उनके माता और पिता दोनों का 16 वर्ष की उम्र तक आते आते देहांत हो चुका था। उनके समक्ष आजीविका का संकट था। कक्षा 9 के बाद जो है उनकी विधिवत पढ़ाई और अपनी आजीविका का साधन उन्होंने सरकारी नौकरी बनाया। पुअर कनेक्टिविटी शो कर रही है लगातार। मैं देखता हूं एक्चुअली। करेक्ट मीनाक्षी, आपने जो है धनपत राय जो है बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारी कनेक्टिविटी जो है थोड़ी सी जो है नेटवर्क की वजह से डाउन चल रही है। फिर भी जहां आपको लगे कि आवाज ठीक नहीं आई, आप प्लीज मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा। तो प्रेमचंद जो है सरकारी नौकर थे। वे अपने नाम से जो है उस समय नहीं लिख सकते थे,
चूंकि सोजे वतन की कहानियां क्रांतिकारी कहानियां थी जिनको पढ़ करके अंग्रेज सरकार भड़क सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि नवाब राय के नाम से जो है कहानियां लिखनी शुरू की, और पहला जो संग्रह उनका जो सोजे वतन आया वह नवाब राय के नाम से उर्दू के अंदर आया। बाद में जब उन कहानियों के ऊपर अंग्रेजी सरकारी अधिकारियों की जब नजर पड़ी और उन्होंने उन कहानियों का जब मिजाज देखा, तो उन्होंने सोजे वतन संग्रह को जो है कलेक्ट्रेट के अंदर सारा मंगवा लिया। प्रेमचंद को भी सूचना दी गई कि आपको तुरंत जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर रिपोर्ट करना है। प्रेमचंद कहते हैं कि मैं रात को ही जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस के लिए रवाना हो गया, और जब वो वहां पहुंचे तो वहां देखा उनकी पुस्तकों का ढेर जो है वहां पर लगा हुआ था, और उन्हें प्रेमचंद को जो है कलेक्टर ने सख्त हिदायत दी कि आगे से आप इस तरह की कहानियां नहीं लिखेंगे। और वो सारी सोजे वतन की जो प्रतियां जो कलेक्ट्रेट के अंदर मंगवाई गई थी उनके ऊपर जो है केरोसिन छिड़क करके जो है कलेक्ट्रेट में आग लगा दी गई। तो सोचिए कि रचनाकार के आंखों के सामने उनकी रचनाओं का यह हश्र हो तो कितना उनका दिल बैठ जाएगा। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद का भी जो है दिल बैठ गया, और वह सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन दिनों एक संपादक थे मुंशी दयानाथ निगम, तो दयानाथ निगम जो हैं उन्होंने प्रेमचंद को सलाह दी कि आप हिंदी के अंदर लिखना शुरू कीजिए और प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रेमचंद को यह सलाह दयानाथ निगम ने दी और उन्होंने उनको मुंशी नाम भी दिया। तो ऐसे जाकर के जो है हिंदी के अंदर प्रेमचंद की जो है शुरुआत होती है। 1880 लम्ही जो कि बनारस के पास में गांव था, वहां जन्मे प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, 4 कालों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है, उसके अंदर जो आधुनिक काल है उसके अंदर कहानी और उपन्यास ये 2 ऐसी धाराएं हैं जिनका नामकरण प्रेमचंद के नाम पर किया गया है। कहानी प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी और प्रेमचंदोत्तर कहानी। ऐसे ही उपन्यास का नाम जो है प्रेमचंद के नाम पर किया गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखें एक चीज और यहां महत्वपूर्ण है कि जब वो कक्षा 9 में थे उस समय तक उन्होंने तिलिस्मे होशरुबा या उर्दू के अंदर जो है फैंटेसी कहानियों का जो संग्रह जो है ये एक था, फैंटेसीज को जो है पढ़ना शुरू किया। और 9th क्लास तक आते आते प्रेमचंद जो है एक जगह बताते हैं कि ये बहुत मोटे मोटे जो है ग्रंथों के रूप में 2-2 हजार पेज के जो है उसमें जो है इनको मिलते थे, और इन्होंने तिलिस्मे होशरुबा को जो है उस समय तक जो है पढ़ लिया था, और लगभग उसके एक नहीं उसके 16-17 वॉल्यूम जो है वो उस समय निकले थे। लेकिन प्रेमचंद की कलम ने उस शैली को नहीं अपनाया। उसके बाद उन्होंने काफी रशियन साहित्यकारों को भी पढ़ा, अंग्रेजी को पढ़ा, डिकन्स को उन्होंने इंग्लिश के अंदर पढ़ा, और गोर्की को उन्होंने जो है रशियन में पढ़ा, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने पढ़ी। और उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया हिंदी साहित्य में कि उनसे पहले जो कहानियों के नाम पर लिखा जाता, और वो जो लिखा जाता था वो फैंटेसी कहानियां होती थी। अगर आप देखें, शायद आपने सीरियल भी देखा होगा चंद्रकांता के नाम से, ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास था। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। तो ये ऐसी तिलिस्मी जासूसी अय्यारी की जो कहानियां हैं ये बेहद मात्रा में जो है प्रचलित हुई। आगे चल करके इस धारा में केशव पंडित जो है उन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे।
तो ये अय्यारी, तिलिस्मी और फैंटेसी, अलिफ लैला जैसी कहानियां चाहते तो प्रेमचंद लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखी उन्होंने, क्योंकि वह समाज से जुड़े हुए एक जागरूक व्यक्ति थे, एक जागरूक साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानियों की दिशा ही बदल दी। अब ये कहानियां तिलिस्मी और जासूसी नहीं रह गई थी, अब ये कहानियां भारतीय समाज की कहानियां बन चुकी थी। आप उनकी प्रारंभिक कहानियों को अगर देखेंगे और आप उनकी अंतिम कहानी को अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि समाज के यथार्थ जो रियलिज्म है, किस तरीके से आइडियलिज्म को और वो रियलिज्म में जो है उन्होंने बदला। ये एक बेहद महत्वपूर्ण काम है, और ये काम जो है किसने किया? मुंशी प्रेमचंद। आपने बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, ईदगाह जैसी अगर कहानियां पढ़ी हों, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से सामान्य व्यक्ति को भी प्रेमचंद की कलम जो है कहानी का नायक बना देती। तो ये बेहद महत्वपूर्ण काम जो है ये प्रेमचंद जी ने किए। हंस, जागरण, माधुरी, मर्यादा जैसी पत्र पत्रिकाओं का प्रेमचंद एक कृति, जिसे हम आज भी मील का पत्थर कहते हैं, मेरे पीछे लगी हुई है। थैंक यू अंजलि मैम, आप जो है, आपके बच्चे काफी जो हैं देख रहे हैं, और आप खुद भी जो है इस कक्षा के साथ कनेक्ट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इससे हम लोगों को भी एक हौसला मिलता है। तो प्रेमचंद ने जो कालजयी माने जाने वाली जो कृतियां हैं, जिसमें गोदान आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मैं एक मिनट जो है इसको आपको जो है, हाँ, तो ये जो गोदान जो है, यह मील का पत्थर उपन्यास जो है, यह प्रेमचंद की कलम ने ही जो है दिया। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से एक के बाद एक मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की कहानियां, समाज की कहानियां, समाज से जुड़े हुए उपन्यास, सामान्य से सामान्य व्यक्ति उनकी उपन्यास में, उनके कैरेक्टर में जो आया, उनको उन्होंने विशिष्ट बनाया। गबन हो, कर्म भूमि हो, गोदान हो, आप देखिए किसान जीवन का चित्रण आपको जो है उनकी रचनाओं के अंदर मिलेगा। उनकी रचनाओं में दलितों, वंचितों को हक दिलाने की पैरवी जो है आपको मिलेगी। तो प्रेमचंद ने जो प्रारंभ किया, और वो प्रारंभ किया, वह आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद था, कि उस समय उनके मस्तिष्क में होता था कि कहानी की जो शुरुआत भले ही यथार्थवादी हो, लेकिन कहानी का अंत जो है वो एक आदर्शवाद की स्थापना करता हुआ सा दिखाई देना चाहिए। जो कहानी अभी हम पढ़ने वाले हैं, यह प्रेमचंद की आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की ही कहानी है। अगर आप इसे देखें, इस कहानी में, तो एक यूटोपिया जो है वो प्रेमचंद गढ़ते हैं, और वो क्या है कि अपनी ईमानदारी के बल पर आगे चलकर कोई जो नमक का दारोगा बंसीधर है, उसे स्वयं आलोपी दीन जो है वो एक बहुत बड़ा ओहदा देकर के जो है उनको अपने ही यहाँ नौकरी पर रखते हैं। तो एक ऐसे आदर्श की जो है उन्होंने एक ऐसा यूटोपिया उन्होंने गढ़ा। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे प्रेमचंद की कहानी यात्रा जो है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते प्रेमचंद ये महसूस करने लगते हैं कि आदर्शवाद जो है वह कल्पना के अंदर ही संभव है, यथार्थ में संभव नहीं है।
तभी तो जब वो अंतिम कहानियों की तरफ मुड़ते हैं, और हिंदी साहित्य के बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि कफन जो है उनकी अंतिम कहानी थी। तो कफन कहानी जो है वो इस तरह का कोई आदर्शवाद जो है उस कहानी के अंदर नहीं देते, और वह कोरे यथार्थ के ऊपर जो है आ जाते हैं। इसी बीच ओमवीर सर और ज्ञानचंद जी का जो है हमें सानिध्य मिला। ओमवीर जी हमारे साथ पीजीटी हैं और ज्ञानचंद जी भी हमारे साथ पीजीटी हैं। मैं आप दोनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप भी जो है हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानचंद जी, ओमवीर जी। तो यहाँ अगर आप देखें तो घीसू है, माधव है, बुधिया है, और उसके लिए जुटाया गया कफन है। यहां तक आते आते प्रेमचंद की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है, और यह बदलाव क्या है कि प्रेमचंद जो है अब यथार्थवाद की कहानियां गढ़ने लग जाते हैं। तो अगर हम देखें तो यह उनकी कहानी यात्रा थी। उस समय के परिवेश को अगर हम देखें तो जिस समय प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया 1907 के आसपास का परिवेश जो है वह उनका जो है जमाना में छपने का था। हालांकि उपन्यास उर्दू के अंदर उन्होंने बहुत पहले ही 1901 और 1904 के आसपास जो उन्होंने उपन्यास जो है लिखे थे उर्दू के अंदर। तो 20-21 साल का युवक अगर इस तरह के उपन्यास के अंदर अपना हाथ आजमा रहा है, उसके बाद आगे चल करके 1936 के अंदर जब प्रेमचंद का देहांत होता है अक्टूबर के अंदर, तब तक जो है प्रेमचंद बहुत कुछ लिख चुके थे, बहुत कुछ उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया। और एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हंस जो पत्रिका है, जो कि वर्तमान समय में भी संचालित की जा रही है, हंस पत्रिका प्रेमचंद जी ने ही शुरू की थी। बड़ी मुश्किल से जो है उनका प्रेस घाटे में भी चला गया था। अंतिम समय हंस उनको बेहद कष्ट भी देने लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हंस पत्रिका को चलाया, और वो इसके लिए बेहद चिंतित रहते थे। आगे चल करके उनके बेटे ने हंस को नहीं चलाया, और हंस जो है बीच में काफी वर्षों तक बंद रहा। 1983-84 के आसपास जो है राजेंद्र यादव जो है उनके बेटे से संपर्क तो पहले से रखते हैं, लेकिन उसके आसपास जो है वो प्रेमचंद का हंस जो है वो उनके बेटे से लेते हैं, और उस पत्रिका का पुनः प्रकाशन जो है प्रारंभ हो जाता है। और यह आज हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है। आजकल उसका प्रबंधन जो है राजेंद्र यादव की बिटिया है रचना यादव, जो कि खुद एक अच्छी कथक नृत्यांगना है, वो उसका संचालन देख रही हैं। और अक्षर पब्लिकेशंस के माध्यम से हंस जो है अच्छी कहानियों के साथ अभी भी निरंतर उसकी यात्रा जारी है। तो ऐसे मुंशी प्रेमचंद को आज जो है हम उनकी कहानी पढ़ेंगे, नमक का दारोगा। आप इसको जो है मैं वापस आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं, और अगर कहीं कोई आपको जो है स्क्रीन ब्लर हो या पढ़ने में अगर आपके न आए तो आप प्लीज एक बार फिर से जो है आप मुझे अवगत करवाइएगा। तो हम थोड़ा सा परिचय जो है हम उनका दे चुके हैं, एक बार फिर पुनः जो है थोड़ा सा कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा सकती है। और आपने सुना भी होगा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि के पास उसकी अपनी कल्पना ही है, लेखक के पास भी उसकी अपनी कल्पना है। पूनम उपाध्याय जी का जो है मैसेज आया कि अच्छी संप्रेषणीयता, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। हमें अच्छा लगता है, एक फीडबैक मिलता है और हमें लगता है कि हम सही पहुंच रहे हैं। थैंक यू। तो साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन के में साहित्य का स्थान निबंध के अंदर इन्होंने यह लिखा। वास्तविकता है ये कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां एक कवि की, एक लेखक की कल्पना पहुंच जाती है, और वह वो तमाम दिग्दर्शन जो हम करना चाहते हैं वो हमें करा देती है। प्रेमचंद का जीवन परिचय जो है हमारी पुस्तक के अंदर दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा।
मूल नाम जो है इनका धनपत राय, जन्म सन 1880 के अंदर लम्ही गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन उर्दू में आया कहानी संग्रह है। मानसरोवर 8 खंड में आया और गुप्त धन, ये 2 भाग जो हैं ये इनके कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक। कुछ विचार, विविध प्रसंग, यह जो है इनका निबंध संग्रह है। इसके अलावा एक और इनका जो उपन्यास था वह अधूरा रहा, मंगलसूत्र, और अधूरा होने की वजह से जो है वो छप नहीं पाया। 1936 अक्टूबर में जो है प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है और उससे मृत्यु से कुछ समय पहले इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जो कि भारत के अंदर प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से जानी गई, उनकी अध्यक्षता भी जो है उस समय प्रेमचंद ने की थी। यानी कि अगर वो कुछ समय और जीवित रहते तो हमें साहित्य के अंदर बहुत कुछ नया जो है देखने को मिलता। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन जो है आपके सामने जो है ब्लर नहीं हो रही होगी और आपको जो है दिखाई भी दे रहा होगा। तो प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर मतलब जो सबसे ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि कथा साहित्य में प्रेमचंद की बराबरी हिंदी साहित्य में कोई नहीं कर पाता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की उन्होंने। मैंने बताया कि 16 वर्ष की आयु तक उनके माता और पिता दोनों का देहांत जो है हो चुका था, जिसकी उसका सीधा प्रभाव जो है उनकी पढ़ाई के ऊपर पड़ा। जैसे तैसे करके उन्होंने ग्रेजुएशन की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। वो चाहते थे कि मैं अंग्रेजी से एमए करूं, लेकिन उनके समक्ष जो है जीवन यापन का संकट था। और एक समय तो ऐसा आया था कि जो किताबें उनको बेहद प्रिय थी, वो किताबें बेचकर के जो है उनको अपनी फीस भी भरनी पड़ी थी। किताबें वो अक्सर जो है खरीद कर पढ़ते थे, लेकिन जब पैसा नहीं होता था तो वो किताबों को किराए पर लेकर जो है पढ़ते थे। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। उस ये दौर ही ऐसा था 1920-21 के अंदर, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो है जब चला रहे थे, तो उसके अंदर बहुत सारे जो लोग अंग्रेजी सरकार की नौकरी कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। आपने भवानी प्रसाद मिश्र की कविता अगर हम पढ़ी हो, और हम 11th के अंदर पढ़ेंगे भी, कैदी और कोकिला, आप देखेंगे कि वो भी जो है इसी प्रकार से जो है गांधी जी के साथ जो है खड़े हो जाते हैं। तो उस एक दौर था जिसमें आजादी के आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोगों ने आहुति दी, और सरकारी नौकरी उस समय बाधक बन रही थी, तो उन्होंने त्यागपत्र जो है उससे दे दिया। ये वो उस समय एक स्कूल इंस्पेक्टर के पद के ऊपर कार्यरत थे। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे, और वो अपनी पत्नी, जो उनका नाम शिवरानी देवी था, उनके साथ वो जो है लगातार आंदोलनों के अंदर वो भाग लेते रहे। आगे चलकर शिवरानी देवी ने एक जीवनी लिखी मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम था प्रेमचंद घर में।
इनकी एक जीवनी इनके बेटे ने लिखी, अमृत राय, और जीवनी का नाम कलम का सिपाही। तो इनके माध्यम से हम प्रेमचंद के जो है जीवन को जान सकते हैं। तो ये अपनी पत्नी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन, आजादी के लड़ाई के लिए जो है लड़े जा रहे थे, ये उनके अंदर भाग लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। तो एक तरफ वो जो राजनीतिक स्ट्रगल जो कर रहे थे, वो उनकी रचनाओं के अंदर सामाजिक संघर्ष बन करके आया, जिसमें आदर्श की कल्पना थी और यथार्थ भी था। तो दोनों चीजें अगर आप देखें तो यहां जो है एक कनेक्टिविटी जो है कि किस तरीके से उनकी कहानियों, उनके लेखन में आदर्शवाद और यथार्थवाद आया। तो वो स्वयं जो है इन सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में एक भूमिका निभा रहे थे, और वही भूमिका जो है वो उनके लेखन में भी दिखाई पड़ती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा। मैंने आपको बताया कि कहानी और उपन्यास दोनों ही क्षेत्र में प्रेमचंद लेजेंडरी हैं, और उनके इसी कद को ध्यान में रखते हुए ही उनके विकास का जो काल विभाजन जो किया, वह प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के महत्व का, निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। कि प्रेमचंद वो पहले रचनाकार, मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद के पहले जो कहानियां जो लिखी जा रही थी, वो अलिफ लैला, चंद्रकांता जैसी फैंटेसी, या जिनको हम कहें रोमानी किस्सा गोई जो है, वो कहानियां लिखी जा रही थी। लेकिन प्रेमचंद उन वहां से उस कहानी को निकाल करके लेकर आते हैं, और कहा यथार्थ की ठोस जमीन के ऊपर जो है उसे प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ही कहानियां रोमानियत और फैंटेसी से भरे हुए किस्से थे। उसने कहा था जैसी कहानियां, क्लासिक कहानियां भी जो है उस समय आई, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का अगर हम देखें लेखन, तो उन्होंने काफी कुछ जो है सामाजिक सरोकारों से युक्त लेखन जो है उन्होंने किया था। लेकिन कहानी को जो है निकाल करके और उसे सामाजिक यथार्थ के साथ जो है प्रस्तुत करने का काम जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी, इसमें उनकी हिंदुस्तानी से तात्पर्य यहाँ हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि प्रेमचंद जो है मूलतः उन्होंने चूंकि उर्दू के अंदर जो है कहानियां लिखी थी, तो उर्दू का एक अच्छा खासा प्रभाव जो है वो उनके ऊपर था। तो उनकी जो भाषा है वह हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, जिसे वो हिंदुस्तानी कैसे कहते थे। तो उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ में आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य, कल्पना,
संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। पंच परमेश्वर और जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में प्रेमचंद सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद जो है वो प्रारंभ के अंदर जिस आइडियलिज्म को हमारे सामने रखते हैं, पंच परमेश्वर जैसी कहानी या उसी आदर्शोन्मुखी दौर की कहानी है, और उसके बाद जो है वह स्वयं जो है वहां से चलते हुए और आ जाते हैं आलोचनात्मक यथार्थवाद की तरफ, जिसको कि अगर हम देखें तो आलोचना करने वाले लोगों ने खुरदरा यथार्थ कहा। तो यहां तक की जो विकास यात्रा है वो प्रेमचंद करते हैं, और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जो है स्वयं उन्हीं की गढ़ी गई संज्ञा है, यह किसी और ने नहीं गढ़ा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। अब देखेंगे तो जो प्रेमचंद जो है, जो उनका अंतिम जो दौर चलता है, वहां तक आते आते वो जब गोदान जैसी लेजेंडरी रचना देते हैं, पूस की रात और कफन जैसी कहानियां जब देते हैं, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो उनका यथार्थवाद जो है वो हमें सामाजिक यथार्थ के रूप में जो है दिखाई देता है। जाति प्रथा की अमानवीयता को उजागर करने वाली कई कहानियां प्रेमचंद ने लिखी। मैंने बताया आपको कि जो वंचित हैं, जो दलित हैं, और उनके खिलाफ किस तरीके से लोग जो अमानवीय कृत्य करते थे, ऐसी कहानियां भी उन्होंने लिखी। सदगति, ठाकुर का कुआं जैसी कहानियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। दूध का दाम भी इन्हीं कहानियों में से एक है। इसके साथ में एक और कहानी, सवा सेर गेहूं का नाम भी जो मैं लेना चाहूंगा। किस कहानी में समाज का जो चित्र उभरता है वह 70-80 साल पहले का है, इसके बावजूद वह पुराना मालूम नहीं होता। तो उनकी कहानियों के अंदर जब वो जो समाज जो है वो रचते हैं, वो उसी समय का समाज है जो उस समय या उससे थोड़े समय पहले जो हमारे समाज में प्रचलित था, लेकिन जब वो उनकी कहानियों में आता है तो वह ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी पुराना नहीं। जाति प्रथा की ऊंच नीच और छुआछूत के मामले में हालात कुछ बदले जरूर हैं, पर फर्क इतना ज्यादा नहीं आया है कि ऐसी कहानियां इतिहास का अध्याय जान पड़ने लगे। तो आज भी अगर हम देखें तो जाति प्रथा हमारे समाज का सच है। छुआछूत ये कम भले ही हो गई हैं, लेकिन गाहे बगाहे अखबार के अंदर या कई जगह पर अगर आप देखें तो आज भी जो है बहुत सारे मामले जो हैं
हमारे समक्ष आते हैं, और जब भी इस तरह के मामले हमारे सामने आते हैं तो प्रेमचंद हमें बिल्कुल प्रासंगिक लगते हैं। जो समाज वो अपनी कहानियों में रचते हैं, वो समाज जो है वो हमें सच लगता है। दूध का दाम में प्रेमचंद किसी एक कौन सी जाति प्रथा की आलोचना नहीं करते। कहानी को पढ़ते हुए उन एकाधिक कोणों को देखना समझना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ प्रेमचंद की उस कला पर भी गौर किया जाना चाहिए जिसके चलते वे नाजुक मुद्दों को उठाते हुए भी पाठक के अंदर उत्तेजना पैदा करने की बजाय संवेदना जगाने का काम करते हैं। तो प्रेमचंद जो है वो संजीदा करना चाहते थे, वो उत्तेजित नहीं करना चाहते थे। वह समाज का ये यथार्थ सामने रख करके आपके इमोशंस को सेंसिटाइज करना चाहते थे, उनको संवेदनात्मक जो है आपका विकास करना चाहते थे कि जो गलतियां ऐतिहासिक तौर पर हमने की है, जाति प्रथा और छुआछूत जैसा अमानवीय कृत्य जो हमने किया है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये अगर हम देखें तो वो हमें प्रेमचंद की जो है कहानियों में जो है दिखाई देती है। और प्यारे बच्चों, आज का जो है हम इतना ही जो है परिचय जो हमने दिया है। आज के इस कालांश में हम प्रेमचंद की कहानी के परिचय को जो है सामने रखेंगे, और कल से जो है उनकी कहानी नमक का दारोगा, उसका वाचन और उसका अध्यापन जो है वो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो यह देखना किस तरीके से प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ को लाकर अपनी लेखनी से हमारे समक्ष रख दिया है। अब हमको यह तय करना है कि कौन से मूल्य हमें अपनाने हैं। साहित्य आपके अंदर मूल्यों, नैतिक मूल्यों को जागृत करता है। यह पढ़ने के बाद हमें देखना चाहिए कि क्या इस वास्तविकता से हम परिचित हैं, क्या हमारे जीवन के अंदर भी ये सभी बातें हैं या नहीं। क्या हम अपनी नैतिकता को ताक पर रखे हुए हैं, या ईमानदारी जैसे मूल्यों का आज भी कोई महत्व है। कहानी पढ़ने के बाद क्या आप में बदलाव आ सकता है, यह भी देखा जाना महत्वपूर्ण है। मैं एक बार पुनः कमेंट्स की ओर नजर डाल लेता हूं। किसी की अगर कोई जिज्ञासा हो तो मैं उसे शांत करने की कोशिश जो है मैं जरूर करूंगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो आज इस क्लास के अंदर लाइव जुड़े, मुझे अच्छा लगा। विशेषकर मैं केवी शालीमार बाग का जो है धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमसे जुड़े हैं। खुद उनकी प्राचार्य मैम जो हैं वो भी हमसे जुड़ी। तो ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उनमें आप सभी का साथ हम लोगों को मिल रहा है। अंजलि जी, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। आपने प्रभावी शिक्षण जो है कहा, और आपके छात्र ज्ञानचंद जी हमसे जुड़े, पूनम उपाध्याय जी हमसे जुड़ी, और बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी स्कूल का नाम जो है, तो मैं कल जो है इसी समय पर किरण कौशल जी, पूनम उपाध्याय जी और जो हमसे जुड़े, मैं किरण जी और आपका पूनम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो है करता हूं। और कल इसी समय 3 से 4 के बीच हम पुनः जो है अपना कहानी का दूसरा जो वीडियो है वो लेकर के प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी का आभार।